नमस्कार साथियों बीएससी सेकंड ईयर में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जल तंत्र पढ़ने जा रहे हैं, वाटर सिस्टम। और ये वाला टॉपिक एग्जाम में अधिकतर टाइम पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरुआत करें इस टॉपिक की। क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन है कि एक घटक तंत्र जल तंत्र का स्वच्छ नामांकित प्रावस्था आरेख बनाकर इसकी व्याख्या कीजिए। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि प्रावस्था नियम की सहायता से जल तंत्र के प्रावस्था आरेख की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले जो है प्रावस्था नियम है क्या, प्रावस्था है क्या? तो प्रावस्था जो है, प्रावस्था किसी विषमांगी निकाय का सममांगी भाग होता है, किसी विषमांगी निकाय का सममांगी भाग होता है जो भौतिक रूप से सुस्पष्ट यांत्रिक विधियों से पृथक करणीय तथा निकाय के अन्य भागों से स्पष्ट सीमा द्वारा पृथक रहता है। इसको कहते हैं अपन प्रावस्था। ध्यान रखिएगा, प्रावस्था अलग चीज है और अवस्था अलग चीज होती है। अवस्था तो होती है, तीन अवस्थाएं होती हैं, एक तरह से कह सकते हैं ठोस, द्रव और गैस, है ना। अवस्था की जब बात करते हैं तो क्या बात करते हैं कि ठोस, द्रव, गैस अवस्था होती है। अब प्रावस्था में अलग अलग कंडीशन हो सकती है। जैसे कि दो लिक्विड है, उनकी भी दोनों की अलग अलग प्रावस्था में हो सकते हैं, दोनों लिक्विड भी अलग अलग प्रावस्था में हो सकते हैं कि दोनों लिक्विड आपस में घुलनशील नहीं है, तो इस एक की प्रावस्था अलग हो जाएगी, दूसरे की प्रावस्था अलग हो जाएगी। ठीक है, तो प्रावस्था अलग चीज है और अवस्था अलग चीज है, अलग अलग है दोनों। अवस्था क्या होता है? तो अवस्था द्रव्य की एक विशेष भौतिक दशा है, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस, ये अवस्था है। द्रव्य की अवस्था में एक से अधिक प्रावस्थाएं हो सकती हैं। द्रव्य की किसी भी अवस्था में एक से अधिक प्रावस्थाएं हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए तेल और जल के मिश्रण में दो प्रावस्थाएं हो गई। तेल और जल के मिश्रण में दो प्रावस्थाएं हैं, तेल और जल के विषमांगी निकाय में अवस्था क्या है? सिर्फ एक द्रव अवस्था है। दोनों का विषमांगी है। विषमांगी क्या मतलब? ये दोनों एक दूसरे में नहीं घुल रहे हैं, तो विषमांगी निकाय हो गया। तो विषमांगी निकाय में अवस्था सिर्फ क्या है? द्रव अवस्था है, जबकि प्रावस्थाएं दो हो गई। ओके, अब बात करें आगे जल तंत्र की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाटर सिस्टम क्या है? जल तंत्र, वाटर सिस्टम। जल तंत्र में कुल तीन प्रावस्थाएं होती हैं। नंबर एक, बर्फ, जल और वाष्प, तीन प्रावस्थाएं होती है। इनकी तीनों प्रावस्थाओं में क्या है? H2O है। मतलब H2O आपको बर्फ के रूप में मिलेगा, जल के रूप में मिलेगा और वाष्प के रूप में मिलेगा। तीनों में कंपलसरी क्या चीज है? H2O वाष्प के रूप में भी है आपके पास, द्रव के रूप में भी है और गैस के या इसके रूप में ठोस के रूप में भी है। वाष्प, द्रव और ठोस के रूप में है। तो बात करें, आराम से समझिएगा, इनकी तीनों अवस्थाओं में केवल H2O द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अतः यह एक घटक तंत्र है। घटक क्या है? सिर्फ एक ही। कंपोनेंट क्या है? तीनों प्रावस्थाओं में एक ही है। यह एक घटक तंत्र है। जल निकाय का प्रावस्था आरेख चित्र में दर्शाया गया है। ओके, इसमें OA, OB, OC रेखाएं हैं जो एक कॉमन पॉइंट O पर मिलती हैं। ओके, अब देखते हैं जल तंत्र के बारे में। वक्र OA के बारे में दे रखा है। वक्र OA क्या है, वक्र OC क्या है, वक्र OB क्या है। तो यहाँ पर वक्र दे रखे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा बेटा। ये जो है जल तंत्र के लिए प्रावस्था आरेख है। अब देखिए यहाँ पर जो है, ये देखिए वाटर सिस्टम की बात कर रहे हैं अपन। ये इसको कहते हैं अपन मेल्टिंग पॉइंट कर्व। चलो, मेल्टिंग पॉइंट कर्व, वेपोराइजेशन कर्व और सब्लिमेशन कर्व, इसके अंदर तीन कर्व हैं, तीन वक्र है। यहां पर देखिए जल जो है, जल के लिए तीन प्रावस्थाएं। आइस है ना, आइस सॉलिड फॉर्म में है, ठोस अवस्था में है। फिर बात करें, ये वाटर है ना, लिक्विड में है। जहां पर जल किस फॉर्म में? यदि लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड। और कौन सा है? वेपर बोलो तो वाष्प, लिक्विड, द्रव अवस्था।
ध्यान से समझिएगा बेटा, यहां पर आइस, वाटर और वेपर, तीन अलग अलग प्रावस्थाएं हैं जल के लिए, तीन अलग अलग प्रावस्थाएं हैं। देखो जब हम क्या कर रहे हैं इसको, यहां पर जो खींच रखा है, ग्राफ खींच रखा है, इसका प्रावस्था आरेख समझा रखा है, जो ग्राफ खींच रखा है वो किसके बीच खींच रखा, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में खींच रखा है। देखो यहां पर इस कंडीशन में ध्यान से समझिएगा बेटा, इस कंडीशन में ये जो है जैसे जैसे अपन जो है प्रेशर कम होगा, है ना, टेम्परेचर इस साइड में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, टेम्परेचर इस साइड में क्या हो रहा है, जैसे जैसे इधर चल रहे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ चल रहे प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये जो कर्व है यहाँ पर इस जैसे अलग अलग कंडीशन है, ये टेम्परेचर, ये टेम्परेचर, ये टेम्परेचर, ये टेम्परेचर, ऐसे करते करते क्या हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर क्या हो रहा, कम हो रहा। तो किस टेम्परेचर पर किस प्रेशर में इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम होगा, इस कर्व से अपने को पता चल रहा है कि अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर के अकॉर्डिंग अलग अलग कंडीशन में ये इस प्रावस्था और इस प्रावस्था के बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, साम्यावस्था होगी। समझ में आ रहा। तो यहाँ पर एक तो कर्व है ओसी, इसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कर्व, मेल्टिंग पॉइंट कर्व, मेल्टिंग पॉइंट कर्व मतलब आइस जो है वो मेल्ट हो रहा, पिघल रहा है, मेल्टिंग पॉइंट कर्व। या फिर इनके बीच में वाटर जो है आइस में चेंज हो सकता है इस टेम्परेचर पर, वाटर आइस में चेंज हो रहा, आइस वाटर में चेंज हो रहा, मतलब ठोस द्रव में, द्रव ठोस में, किस कंडीशन में, इस कर्व पर। ओके, आगे जाएगा तो पूरा आपको लिक्विड ही लिक्विड मिलेगा, इधर पूरा पूरा आपको क्या मिलेगा, सॉलिड मिलेगा, इधर पूरा पूरा आपको क्या मिलेगा, गैस मिलेगा। अब देखो ये एरिया पूरा गैस का है, ये एरिया पूरा गैस का है, ये एरिया पूरा वाटर का है, ये एरिया पूरा आइस का है, ये वेपर का है, मतलब वेपर मतलब गैस फॉर्म, वाष्प अवस्था। ओके, यहाँ पर लिक्विड है और यहाँ पर सॉलिड है, समझना मेरी बात को। तो ये पूरा एरिया सॉलिड का है, ये लिक्विड का है और ये गैस का है। यहाँ पर इस जगह आप देखोगे, इस जगह पर तो यहाँ पर ये वाला एरिया किसका है, गैस का है, और ये वाला एरिया किसका, सॉलिड का। तो सॉलिड अगर गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको कहते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सॉलिड डायरेक्ट गैस में या गैस डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो, गैस सॉलिड में। तो यहाँ पर जो इनके बीच का जो कर्व है उसको कहते हैं सब्लिमेशन, मतलब ऊर्ध्वपातन वक्र, ऊर्ध्वपातन वक्र, ऊर्ध्वपातन वक्र, सब्लिमेशन वक्र। अब देखिए यहां पर तो जो है दो प्रावस्थाएं साम्य में। अब ये पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर ये एरिया लिक्विड का है, ये एरिया वेपर का है, ये एरिया सॉलिड का है। तो इस पॉइंट पर तो ये तीनों मिल रहे हैं, तो यहां पर तीनों प्रावस्थाएं साम्य में है, इक्विलिब्रियम में। कौन से पॉइंट पर, पॉइंट ओ पर, पॉइंट ओ पर तीनों प्रावस्थाएं क्या है, साम्यावस्था में है। ओके, तो ये जो है वक्र OA, इसको कहते हैं वेपोराइजेशन कर्व, मतलब वाष्प दाब वक्र भी कह सकते हैं इसको मेल्टिंग पॉइंट कर्व भी कहेंगे। OC को क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कर्व। और गलनांक वक्र है ना, और ये ऊर्ध्वपातन वक्र, सब्लिमेशन कर्व कह सकते हैं इसको। इस वक्र पर सॉलिड और गैस जो है वो साम्यावस्था में, इसमें कौन सी, सॉलिड और लिक्विड साम्यावस्था में। इसमें कौन सा है, यहाँ पर देखिए वापस वेपोरेशन, मतलब लिक्विड का इसमें कन्वर्ट हो रहा है गैस में, तो ये क्या है, वेपोराइजेशन वाष्पन वक्र है। कौन सा, वेपोराइजेशन मतलब वाष्पन वक्र है। तो यहाँ पर देखिए लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड और गैस, लिक्विड और गैस के बीच में साम्यावस्था है। इसमें किसके बीच साम्यावस्था है, लिक्विड और गैस के बीच में। यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड के बीच में, मतलब ठोस और द्रव के बीच में साम्यावस्था। यहाँ पर किसके बीच में, सॉलिड और गैस के बीच में साम्यावस्था। इसको सॉलिड और गैस के बीच में इसको कहेंगे अपन सब्लिमेशन, इसको कहेंगे अपन वेपोराइजेशन, इसको कहेंगे अपन मेल्टिंग पॉइंट कर्व। समझ में आ रहा। अब अगर आपने डायग्राम अच्छा से समझ लिया, ये जो O बिंदु अपने को कहाँ पे मिल रहा है, O बिंदु मिल रहा है अपने को 0.0098 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, और ये जो बिंदु, ये जो इस कंडीशन में प्रेशर कितना अपने पास, जहां पर तीनों प्रावस्थाएं साम्यावस्था में है, उस कंडीशन में प्रेशर है 4.58 mm, 4.58 mm Hg प्रेशर है। ओके, -273 डिग्री सेल्सियस पर कुछ नहीं होगा। ओनली कौन सी अवस्था पाई जाएगी आपके सामने, कौन सी अवस्था होगी, -273 डिग्री सेल्सियस पर जो है ठोस अवस्था ही मिलेगी आपको। ओके,
ये है टेम्परेचर। आगे इधर T1 टेम्परेचर पर ये कंडीशन हो रही है कि इस टेम्परेचर पर किसके बीच में साम्यावस्था रहेगी, इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर। ये जो साम्यावस्था बता रखी है, इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर इन दोनों के बीच में, सॉलिड और लिक्विड के बीच में साम्यावस्था रहेगी। अगर टेम्परेचर और इंक्रीज कर रहे तो ये कंडीशन हो जाएगी, इस कंडीशन में इन दोनों के बीच में साम्यावस्था रहेगी। ये जो प्रेशर होगा, इस कंडीशन में जो भी प्रेशर और ये टेम्परेचर ये होगा। ओके, और माइनस 374 डिग्री सेल्सियस, 374 डिग्री सेल्सियस प्लस का प्लस 374 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पर क्या होगा कि यही हो जाएगा, कौन सी वाष्प अवस्था ही पाई जाएगी, है ना। क्या मिलेगी, वाष्प अवस्था ही मिलेगी आपको आगे। तो ये है, बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, इजी है। बस आपको माइंड में ये जो है कुछ नहीं है, डायग्राम बनाने के लिए कुछ नहीं है। इस तरीके से आप आसानी से डायग्राम बना सकते हो, ये डायग्राम आसानी से बनेगा। इसमें क्या करना है आपको, बस ये कर्व बनाने हैं। एक कर्व ये कौन सा है, OC है, ये OC कर्व बनाया, ये वाला कर्व बनाया, इसको कहूँगा मैं OA कर्व या OA वक्र। ये वाला वक्र कहूँगा इसको मैं OB वक्र। OA कौन सा, वेपोराइजेशन वाष्पन वक्र है, इसको कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट कर्व, मतलब गलनांक वक्र है। ये वाला कौन सा, सब्लिमेशन मतलब ऊर्ध्वपातन वक्र है। ओके, तीनों। ये वाला एरिया किसका है, सॉलिड का है। ये वाला एरिया किसका, लिक्विड का है। ये वाला एरिया किसका, गैस का एरिया है। मेरी बात को आप समझे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर टेम्परेचर मेंशन करना, इन टेम्परेचर और इस प्रेशर पर क्या है, दोनों के बीच में क्या हो सकता है, ये तीनों प्रावस्थाएं क्या होती है, साम्यावस्था में रहती है इस कंडीशन में। ये हो गया वाटर सिस्टम के लिए, है ना, प्रावस्था आरेख, वाटर सिस्टम के लिए प्रावस्था आरेख। अब देखिए, ये जो अपनों ने चीजें देखी ना, वही चीजें देखो यहाँ पर दे रखी है। वक्र OA, ये रहा वक्र OA, ये रहा वक्र OA, इसको क्या कह रहे हैं, वक्र OA। अभी मैंने समझाया आपको। तो वक्र OA वाष्पन वक्र कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, वाष्पन वक्र। इस वक्र में जल तथा वाष्प, जल यहाँ पर और वाष्प यहाँ पे, जल तथा वाष्प साम्यावस्था में रहते हैं। यह विभिन्न ताप पर जल का वाष्प दाब दर्शाता है। इस वक्र पर किसी भी बिंदु को, इस वक्र पर किसी भी बिंदु को परिभाषित करने के लिए दोनों परिवर्तियों T तथा P में से किसी एक को निर्धारित करना होता है, एक को फिक्स करना होता है, दूसरा अपने आप निर्धारित होता है कि ये वाला टेम्परेचर है तो इस टेम्परेचर पर साम्यावस्था की बात कर रहे हैं, तो इस टेम्परेचर पर ये वाला प्रेशर होगा, तभी इनके बीच साम्यावस्था निश्चित रहेगी। तो एक परिवर्ती को निश्चित किया जाए कि T को फिक्स कर दिया, टेम्परेचर फिक्स कर दिया जाए, तो P अपने आप फिक्स हो जाएगा। ओके, तो T तथा P में से किसी एक को निर्धारित करना होता है, दूसरा स्वयं निर्धारित हो जाता है। अतः वक्र पर स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है, एक है, अर्थात यह एक चर तंत्र है। प्रावस्था नियम क्या है, प्रावस्था नियम याद रखना बेटा, प्रावस्था नियम होता है P प्लस F बराबर C प्लस 2, P प्लस F बराबर होता है C प्लस 2, ये प्रावस्था नियम है। ओके, अब प्रावस्थाएं, यदि अपन इस वक्र की बात कर रहे हैं, इस वक्र की बात करें तो इस वक्र पर कितनी प्रावस्थाएं साम्य में है, दो। कितनी, दो। यहां पर भी दो है, यहां पर भी दो प्रावस्थाएं साम्य में है इस वक्र पर। अब देखिए, वक्र पर दो प्रावस्थाएं साम्य में है, तो यहां पर देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, स्वतंत्रता की कोटि मतलब ये स्वतंत्रता की कोटि को F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्रीडम, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता की कोटि को अपन F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो P प्लस F बराबर C प्लस 2 है। F बराबर क्या लिखा आप लोगों ने, C माइनस F बराबर C माइनस P, P उधर ले लिया, C माइनस P प्लस 2। F बराबर क्या होगा, कंपोनेंट क्या है अपने पास, एक ही है, H2 है, कंपोनेंट एक ही है। प्रावस्थाएं कितनी है, करो पर दो है प्रावस्था, और प्लस 2 लिख दिया, तो 1 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा, 1 है ना, और 1 क्या है ये, 1 माइनस 2, तो ये जो हो जाएगा माइनस का 1 होगा। इसमें से ये करेंगे ये, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं इसको आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये से ये कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, आपको स्वतंत्रता की कोटि कितनी मिली, 1 मिली। ठीक है, तो यही बात आगे अगले वक्र पर भी लागू होगी। जैसे देखिए, बिंदु A 374 के ऊपर केवल वाष्प प्रावस्था ही रह जाएगी, जो बताया था मैंने अभी। बिंदु O पर जल बर्फ में जम जाता है, लेकिन यदि जल का अतिशीतलन किया जाए, डायरेक्ट अतिशीतलन किया जाए, तो बिंदु की मित ईसाई वक्र OD प्राप्त होता है ना। अतिशीतलन किया जाए, क्या किया जाए, अतिशीतलन। जैसे इसका अतिशीतलन किया जाए, मतलब ये कह रहा है, अतिशीतलन मतलब ये कह रहा है कि इसकी जो अपन फास्ट कूलिंग करें, फास्ट कूलिंग करें तो आपको एक मित ईसाई वक्र प्राप्त होगा। ये मित ईसाई वक्र है, उसको कहते हैं OD। ठीक है, तो कितने कर्व मिल रहे हैं, ये वाला जो OD है, ये वाला मित ईसाई वक्र है, ये वाला OA वेपोराइजेशन वक्र है, ये वाला मेल्टिंग पॉइंट कर्व है, और ये वाला सब्लिमेशन कर्व है। मित ईसाई मतलब बहुत कम टाइम तक ये स्टेबल रहेगा। ये वाला वक्र वापस थोड़ी टाइम बाद किस में समा जाएगा, वक्र OD OB में समा जाएगा बाद में।
आगे बात करें, ये हो गया। अब वक्र ओबी, कौन सा? वक्र ओबी। मतलब इसमें कुछ नहीं है, आपको डायग्राम को देखते हुए पढ़ना है। अगर आपके पास बुक्स हो तो बुक्स खोल लीजिए और मैं समझा रहा हूं तो आप साथ के साथ में समझते जाइए। वक्र ओबी, वक्र ओबी कौन सा वक्र है? देखो ये वाला वक्र की बात कर रहे हैं। वक्र ओबी मतलब ये वाला वक्र ओबी। कौन सा वक्र है ये? कौन सा कर्व है ओबी? ओबी कौन सा वक्र है भैया? ये जो है सब्लिमेशन, सब्लिमेशन बोले तो ऊर्ध्वपातन। इसमें कौन सी प्रावस्थाएं साम्य में है? सॉलिड और कौन सी? गैस। सॉलिड और गैस, ठोस और गैस प्रावस्था इसमें साम्य में है। देखिए जल्दी से बात करें, ये जो है कर्व ओबी, कर्व ओबी, कर्व ओबी, कर्व ओबी, यह बर्फ का ऊर्ध्वपातन वक्र है। इस वक्र पर बिंदु O को छोड़कर बाकी संपूर्ण वक्र पर बर्फ तथा वाष्प साम्यावस्था में है। वक्र OA की भांति इस वक्र पर भी प्रत्येक तापमान के लिए केवल एक ही दाब तथा प्रत्येक दाब के लिए केवल एक ही तापमान हो सकता है। अतः T व P दोनों परिवर्तियों में से एक को फिक्स कर दोगे, दूसरा अपने आप फिक्स हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो अपन जो वक्र OB की बात कर रहे हैं, इस टाइप से जो वक्र है, ये वाला वक्र जो है इसको क्या माना आपने? OB माना है ना। ये वाला OA था और ये OC था। तो जैसे अपन जो है इसमें एक को फिक्स करेंगे इस टेम्परेचर पर, ये जो है ठोस है इधर और इधर क्या है? वाष्प अवस्था है। तो एक टेम्परेचर पर इस टेम्परेचर पर ये ठोस में है इस वक्र पर, तो अपने पास जो है प्रेशर अपने आप निर्धारित हो जाएगा, या प्रेशर निर्धारित है तो टेम्परेचर अपने आप निर्धारित हो जाएगा। इस प्रेशर पर ये टेम्परेचर रहेगा, तभी इनके बीच में क्या रहेगी? साम्यावस्था रहेगी। किसके बीच में? ठोस और वाष्प के बीच में, या ठोस और गैस के बीच में। तो यह बर्फ का ऊर्ध्वपातन वक्र है। इस वक्र पर बिंदु O को छोड़कर बाकी संपूर्ण वक्र पर, बिंदु O को छोड़ना है क्योंकि बिंदु O पर तो क्या है भैया? बिंदु O पर तीनों प्रावस्थाएं साम्य में है। जब अपन बिंदु O की बात करते हैं तो बिंदु O पर जो है तीनों प्रावस्थाएं साम्य में है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ये है ठोस, इधर द्रव है और इधर क्या है? गैस है। तीनों तरफ H2 ही है, तो यहाँ पर तीनों प्रावस्था साम्य है। बाकी इस कर्व पर कौन सी? ठोस और गैस साम्यावस्था में, इसमें ठोस और द्रव साम्यावस्था में, यहाँ पर द्रव और गैस साम्यावस्था में है। ये मैं बता चुका हूँ आपको। वक्र OA की भांति इस वक्र पर भी प्रत्येक तापमान के लिए केवल एक को निश्चित कर दिया जाए तो दूसरा अपने आप निर्धारित हो जाता है। अतः T व P दोनों परिवर्तियों में से एक को निर्धारित कर दिया जाता है तो दूसरा स्वयं निर्धारित हो जाता है। चलो स्वतंत्रता की कोटि निकालना है तो F बराबर C माइनस P प्लस 2, F बराबर C माइनस P प्लस 2 लिखा आप लोगों ने। तो F बराबर क्या लिख रहे हैं अपन? 1 माइनस 2 प्लस 2। प्रावस्थाएं कितनी? 2 है उस कर्व पर, ओके। और कंपोनेंट तो एक ही है H2O, तो ये हो जाएगा स्वतंत्रता की कोटि कितनी आएगी उस वक्र पर? 1 आएगी। वक्र OC का सिरा B परम शून्य ताप, मतलब जो लास्ट में जो सिरा है वो क्या दर्शा रहा है? परम शून्य ताप माइनस 273 डिग्री सेल्सियस पर है, जिसके नीचे के ताप पर कोई साम्यावस्था नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगी? ठोस प्रावस्थाएं मिलेगी। आगे बात करें कर्व OC, यह बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट कर्व है। यह बर्फ और जल के बीच साम्यावस्था में दर्शाता है। कर्व OC, कर्व OC जो अपनों ने बनाया था ना ऐसे कर्व OC, ये O और ये C, यह बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट कर्व है। मेल्ट हो रहा, पिघल रहा किसमें? ठोस और द्रव के बीच में साम्यावस्था में। ठोस है ना, सॉलिड और लिक्विड, इनके बीच में साम्यावस्था है। बर्फ और जल के बीच साम्य को निरूपित करता है, अर्थात बर्फ के गलनांक पर दाब का प्रभाव दर्शाता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। इसमें भी दोनों परिवर्ती ताप व दाब में से किसी एक को निश्चित कर दिया जाए तो दूसरा अपने आप निश्चित हो जाता है। और वो क्यों? स्वतंत्रता की कोटि निकालना है, ऑर्डर ऑफ फ्रीडम। तो F बराबर C माइनस P प्लस 2, तो यहाँ पर F बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 प्लस 2 ऐसे लिख सकते हो। तो स्वतंत्रता की कोटि यहाँ पर भी कितनी मिलेगी आपको? 1। अब बात करते हैं त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु, आपको त्रिक बिंदु कहाँ पर मिल रहा है? त्रिक बिंदु मिल रहा है आपको इस जगह पर, ठीक है। OA, OB और OC, सॉरी OB और ये OC, यही है ना त्रिक बिंदु। ये बता देता हूं, इसमें OA, OB और OC, इसको कहते हैं अपन त्रिक बिंदु, है ना। ये वाला त्रिक बिंदु समझ में आया? आगे बढ़े चलो। त्रिक बिंदु O के बारे में बात कर रहे हैं अपन। त्रिक बिंदु,
जहां पर तीनों कर्व आकर मिल रहे हैं उसको कहेंगे अपन त्रिक बिंदु। बिंदु O, बेटा बिंदु O पर OA OB OC वक्र मिलते हैं, अतः इस वक्र पर तीनों परावस्थाएं साम्य में। बिंदु O पर तीनों परावस्थाएं क्या है, साम्य में होगी। वक्र OA पर जल तथा वाष्प वक्र, OB पर बर्फ तथा वाष्प वक्र, OC पर कौन से हैं, OC पर जो है, OC पर बर्फ तथा जल साम्य में। बिंदु O को छोड़कर इस प्रकार तीनों परावस्थाएं बर्फ जल तथा वाष्प बिंदु O पर साम्य में रहते हैं, है ना। इस प्रकार तीनों परावस्थाएं बर्फ जल तथा वाष्प बिंदु O पर किस में रहते हैं, साम्य अवस्था में रहते हैं। बिंदु O पर स्वतंत्रता की कोटि शून्य होती है। क्या होती है, शून्य होती है। अब कैसे होती है स्वतंत्रता की कोटि शून्य, अपन यहाँ से निकाल रहे F बराबर क्या लिखा अपनों F बराबर C माइनस P प्लस 2। तो बिंदु O पर स्वतंत्रता की कोटि क्या, कंपोनेंट तो अपने पास एक ही है, परावस्थाएं कितनी होगी साम्य अवस्था में 3, तो 3 प्लस 2, ठीक है 3 प्लस 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 जो है माइनस का है और ये दोनों प्लस के हैं, तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा स्वतंत्रता की कोटि। समझ में आ गया। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की, एरिया की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन, क्षेत्रफल की, एरिया की बात कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, एरिया ये जो है अपन जो बात करते हैं ये वाली, ये OA OB और ये OC, ये वाला किसका एरिया है, ठोस का, आइस का एरिया है, ये द्रव का है और ये वाष्प का है। अब देखिए यहां पर ध्यान से, ये पूरा एरिया OAC किसका एरिया है, OAC किसका एरिया है, ये द्रव का। इसी प्रकार OBC है ना, या BOC ऐसे लिख सकते हो, BOC किसका एरिया भैया, BOC किसका एरिया, ठोस का एरिया है। इसी प्रकार से ये AOB किसका एरिया है, ये वाला एरिया किसका है, वाष्प का, तो ये वाष्प का एरिया। तो ये एरिया बटा हुआ है ना, ये एरिया है। अब ये एरिया के लिए जो स्वतंत्रता की कोटि क्या होगी, F बराबर C माइनस P प्लस 2। तो F बराबर क्या है, कंपोनेंट तो एक ही है, प्रावस्था है कितनी, एरिया में सिर्फ एक ही प्रावस्था है 1 माइनस 1 प्लस 2। तो एरिया के लिए जो स्वतंत्रता की कोटि आएगी वो कितनी आएगी, 2 आएगी। कितनी आएगी, 2। तो OA OB तथा OC वक्र पूरे आरेख को तीनों क्षेत्रफलों AOC AOB BOC में बांटते हैं। इन क्षेत्रफलों को निर्धारित करने के लिए T तथा P दोनों को निर्धारित करना होता है, अतः इसकी स्वतंत्रता की कोटि क्या होगी, 2 है, अर्थात क्षेत्रफल क्या है, द्विचर है। क्षेत्रफल क्या है, यहाँ पर द्विचर है। चलिए, तो यहाँ पर कुल मिला के अपनों ने जो जल तंत्र पढ़ा है, वाटर सिस्टम जो पढ़ा है, प्रावस्था आरेख, वाटर सिस्टम का प्रावस्था आरेख, बहुत मज़ेदार तरीके से अपनों ने पढ़ा। कुछ नहीं, अपने को कर्व कौन कौन से कर्व हैं ये याद रखना है, त्रिक बिंदु कौन सा है ये याद रखना है, एरिया कौन कौन से ये बात याद रखना है, और सारा जो है आपको वाटर सिस्टम यहीं के यहीं याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने वाटर सिस्टम पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सल्फर सिस्टम भी है इसमें। ओके, सल्फर सिस्टम भी पढ़ सकते हैं, और अलग अलग जो है इस लेक्चर में प्रावस्था के बारे में काफ़ी टॉपिक हैं, अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इजी है। अगर समझने के बाद जो है काफ़ी इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।